ना चाहिए था, उसकी जगह हमने आलू फ्राई बनाए, आलू कटलेट्स बनाए। हम लोगों ने हर चीज आलू, मतलब आलू को जिस फॉर्म में हेल्दी था वो नहीं खाया। अच्छा। लाइक अगर कोई डाइट है और कहता है कि मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, हाँ। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सिर्फ नेचुरल चीजें खा रहे, फ्रूट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर आप बाकी चीजें नहीं खा रहे। माँ माँ के ऊपर नहीं होना चाहिए उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाया, वो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आजकल के हमारे इतने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आप जो सब्जियां खा रहे हैं उनमें इंजेक्शन लग रही है, इतनी चीजें हो रही हैं। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल विद तरुण। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेके। इस बार मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। एक तरह से कहूँ थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, क्योंकि पिछले 6 महीने से बैक टू बैक वीडियोस बना रहा था, तो सोचा थोड़ा सा टाइम ले लूँ। अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि वापस अपने रिदम में आऊँ और हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो आप तक लेकर आऊँ। तो बात करते हैं आज के एपिसोड पे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है और मेरे वीडियोस को देखा है तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले मैंने बात की थी महक ढींगरा जी से। वो टाइप 1 डायबिटीज़ लाइफस्टाइल कोच हैं और वो लोगों की मदद करते हैं इस बीमारी से लड़ने में। मेनली वो पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ पर। आज हम फिर से उन्हीं से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होगा मिथ वर्सेस रियलिटी को लेके, कि लोगों के मन में टाइप 1 डायबिटीज़ को लेके किस तरह के मिथ हैं, किस तरह का भ्रम है और असलियत में क्या होता है। तो आज यही हम जानेंगे महक जी से। आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं महक जी के साथ। हाय महक, हाउ आर यू? गुड टू सी यू बैक। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, तो और हमने लास्ट टाइम काफ़ी कुछ कवर किया था महक, जब हमने बात की थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। इस बार मैं आपसे बात करना चाहूँगा मिथ वर्सेस रियलिटी पे, कि टाइप 1 डायबिटीज़ को लेके लोगों के बीच में धारणा कैसी है, क्या मिथ है और रियलिटी क्या है। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तरुण, ये टॉपिक बहुत अच्छा लिया है आपने, क्योंकि बहुत बहुत सारी मिथ्स टाइप 1 के अराउंड घूमती हैं। और जब आप सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि लोग किस हद तक सोच सकते हैं। तो टाइप 1 के बारे में मिथ बताने से पहले मैं एक बहुत कॉमन मिथ बताऊंगी। हमारे को लगता है डायबिटीज सिर्फ बड़ों को होती है, ये सबसे बड़ी मिथ है। अगर हम टाइप 1 देखें तो 50% टाइप 1 डायबिटीज जुवेनाइल्स यानी 18 साल से कम बच्चों को होती है। एक न्यूनेटल डायबिटीज है, वो 6 महीने से भी कम के बच्चों को होती है ना। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो यही एक हमारी सबसे बड़ी मिथ है। ओके ओके। दूसरी मिथ मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक बहुत बड़ी मेरे को उनका नाम नहीं याद है, बट शी इज अ नेचुरोपैथिक, जो नेचुरोपैथी से चीजें क्योर करती हैं। और वो बहुत हीलिंग, बहुत अच्छी, बहुत नोन लेडी थी। तो आई वॉज मीटिंग हर, और जैसे आपको पता है कि जब मुझे बचपन से टाइप 1 डायबिटीज है तो अर्ज रहती है कि किसी से पूछो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, तब मैंने डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स नहीं किया था, तब तक मैं डायबिटीज के बारे में इतना नहीं जानती थी। तो मैंने उनसे जनरली पूछा कि आप बताइए कि मैं टाइप 1 डायबिटीज को क्योर कैसे करूं। तो उस लड़की ने सीधा ही बहुत रूड शब्दों में ये बोला, तुम्हारी माँ ने ना प्रेगनेंसी के टाइम कुछ अजीब चीजें खाई होंगी जिसकी वजह से तुम्हें ये डायबिटीज हुई। जब मैं आई तो मैंने अपनी मदर से पूछा, मेरी मदर ने बताया कि हम बहुत ही क्लीन, लाइक मेरे फैमिली में बहुत ही क्लीन खाना खाया जाता है, जनरली में बहुत सात्विक, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियंस, और माय मदर आल्सो फॉलोज वेरी सात्विक फूड। तो वो एकदम से शॉक थी कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड जब मैंने डायबिटीज के बारे में पढ़ा, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि मेरी मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाया। तो ये बहुत कॉमन मिथ है कि लोगों को लगता है सबसे पहला ब्लेम ना माँ के ऊपर जाता है अगर बच्चे को बीमारी होती है, लेकिन माँ माँ के ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाया वो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आजकल के हमारे इतने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आप जो सब्जियां खा रहे हैं उनमें इंजेक्शन लग रही है, इतनी चीजें हो रही हैं, और सीधा हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम क्या खाया। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मिथ है।
और बहुत सारी मदर्स जिनके बच्चों को टाइप 1 है वो बहुत सफर करती हैं इसकी वजह से। इनफैक्ट इस हद तक सफर करती हैं कि उनको डाइवोर्स दे दिया जाता अच्छा। है। ये ओके। बहुत बहुत ही ज्यादा पेनफुल मिथ है जो टाइप 1 के अराउंड है, जो मैं चाहूंगी आपके थ्रू कि लोगों तक पहुंचे कि मदर का कुछ रोल नहीं है इसमें। ओके। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये रिलेट तो किया ही जाता है कि अगर कोई बेबी, अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर कोई बीमारी, कोई डिजीज़ किसी भी तरह की, हम डायबिटीज़ की बात ना भी करके किसी और भी तरह की बीमारी की बात करें, तो ये तो डायरेक्टली कहा जाता है क्योंकि माँ में रहा होगा इसलिए बच्चे को हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज़ के केस में ऐसा नहीं है। डायबिटीज, ये टाइप 1 के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी और पापा दोनों को डायबिटीज नहीं है। मेरे दादाजी की 40 इयर्स एज के बाद हुई थी डायबिटीज, और मेरी दादी बाय गॉड्स ग्रेस आज भी डायबिटीज नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड टू माय पेरेंट्स और एनीबॉडीज पेरेंट्स। ओके। ओके। उसके बाद मैं आपको एक और फनी मिथ बताऊंगी। बच्चे को डायबिटीज होती है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं बचपन में मीठा ज्यादा खाया होगा, चॉकलेट ज्यादा खाया। जी जी। डायबिटीज मीठा खाने से होती ही नहीं है। मीठा क्या? खाने का कुछ लेना देना ही नहीं। आर यू किडिंग मी? डायबिटीज, आर यू किडिंग मी? मीठा खाने का कुछ लेना देना ही नहीं है। अब देखिए, जब आप रोटी खाते हैं, रोटी रोटी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और हमारे कार्ब्स जिनको हम कहते हैं, कार्ब्स भी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। चीनी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। जी। तो ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे को चाहिए, राइट? वो रोटी से ग्लूकोज ही बन रही है। अगर मैं 1 ग्राम कार्ब होते हैं, और अगर मैं 2 चम्मच चीनी खाती हूँ तो 30 ग्राम कार्ब होते हैं। तो मैं रोटी से मेरी शुगर हो सकता है ज्यादा बढ़े और चीनी से ज्यादा ना बढ़े, तो चीनी का कुछ लेना देना ही नहीं है। ओह। ओह, इट इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड डाइट। टाइप 1 क्यों होती है, इसमें जब लोग नाम लगाते हैं कि चीनी से हुई, इट्स नॉट अबाउट दैट। और रिगार्डिंग ईटिंग फूड, इट्स अबाउट ईटिंग बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट। मतलब अगर आपने सुना होगा कि डायबिटिक चीनी नहीं खा सकता, टाइप 1 डायबिटिक चीनी खा सकता है, बस अगर वो सही अमाउंट का इंसुलिन ले उसके साथ। अच्छा। क्योंकि ओके। हमारे साथ सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो जो एक हार्मोन है इंसुलिन, वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा। तो अगर मैं उतना ही, जैसे एक रोटी में, इफ आई टेक इट साइंटिफिकली, एक रोटी में 15 ग्राम कार्ब होता है, और 1 चम्मच चीनी में भी 15 ग्राम कार्ब होता है। मेरे को एक यूनिट इंसुलिन चाहिए 15 ग्राम कार्ब के लिए। तो मैं चाहे एक रोटी खाऊं, चाहे मैं एक चीनी खाऊं, 1 चम्मच चीनी खाऊं, मुझे वो 1 यूनिट इंसुलिन ही चाहिए। ओके। पर महक, ये मीठे को लेके ना बहुत ज़्यादा धारणा है। अब क्योंकि मैं ऐसे पॉडकास्ट करता रहता हूँ, कई बार रिकॉर्डिंग होती है, कई बार ऑफ द रिकॉर्डिंग भी मैं बात करता हूँ, तो अलग अलग मिक्स ओपिनियन है, डॉक्टर्स की भी, एक्सपर्ट्स की भी। तो कई कहते हैं कि शुगर नहीं खा सकते, कई कहते हैं फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, कई कहते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं, कई कहते हैं गुड़ खा सकते हैं, कई कहते हैं गुड़ नहीं खा सकते। कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करो, वो भी नहीं मिलता है। तो क्या हम, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, ये तो डिफरेंस बता देना आप। गुड़ खा सकते हैं क्या? फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? डिफरेंस बताती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज, जिनके पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है। जब हम कुछ भी खाते हैं हमारे को इंसुलिन चाहिए होता है। तो जब टाइप 1 डायबिटीज होती है, वो बीटा सेल्स डेड हो चुके हैं, यानी कि हमारी बॉडी हमारा इंसुलिन बना ही नहीं। करेक्ट। टाइप 2 डायबिटीज में बीटा सेल्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो थक गए, वीक हो गए। सो इसीलिए उनका काम करने का तरीका थोड़ा धीरे हो गया है, और उसका एक बहुत बड़ी जर्नी है जहाँ तक वो वीकनेस तक पहुंचे हैं, जो कि मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँ। टाइप 1 और टाइप 2 में ये डिफरेंस है कि टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा। अब बात आई, शुगर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली मैं कभी किसी को भी शुगर खाने को नहीं रिकमेंड करूँ। बस शुगर अपने आप में रिफाइंड है, अनहेल्दी है। करेक्ट। सपोज किसी दिन मेरा मन है मुझे आज डोनट खाना, मैं वो डोनट खा के सही अमाउंट का इंसुलिन लूँ। यानी कि अगर मेरा मन है तो मुझे मन मारने की जरूरत नहीं। नाउ सेकंड, गुड़ खा सकते हैं। गुड़ और चीनी या शहद और चीनी इक्वल अमाउंट का मीठा है, तो रोज खाने को मैं वो भी मना करूंगी। और मैं वही कहूंगी
मन है कभी खाना है तो खा लीजिए। तीसरी चीज आपने पूछी, फ्रूट खा सकते हैं। पेड़ पे हुई कोई भी चीज, यानी कि जो भी चीज अपनी नेचुरल फॉर्म में, वो आप रोज खा सकते हैं। जब तक वो अपनी नेचुरल फॉर्म में, यानी कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो वो अपने खा रहे हैं तो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं है। तब तक वो पेड़ से उतार के जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, आप उसको रोज खा सकते हैं और वो कभी भी हार्म नहीं करेगा। मैं डायबिटिक होते हुए केला भी रोज खाती हूँ, आम भी रोज खाती हूँ, और हर तरह का फ्रूट खाती हूँ। मेरे नाश्ते में 300 ग्राम फल होता है और 100 ग्राम स्प्राउट। और ये बहुत बड़ी मिथ है कि डायबिटिक फ्रूट नहीं खा सकते। फ्रूट खाने का एक तरीका होता है, वो अगर तरीका पता हो तो वो बिल्कुल खा सकते हैं। ओके ओके। सो एक तरीका है, फ्रूट्स खाने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है और वो मोटा है और वो पतला होना चाहता है और वो कह रहा है कि मैं टोटली अपनी डाइट चेंज करके फ्रूट की डाइट पे चला जाता हूँ और पतला हो जाता हूँ, तो सिर्फ फ्रूट नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। खा बैलेंस। सकते हैं अगर वो सिर्फ फ्रूट खाना चाहते हैं। अच्छा। लाइक अगर कोई डायबिटिक है और कहता है कि मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, हाँ। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सिर्फ नेचुरल चीजें खा रहे, फ्रूट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर आप बाकी चीजें नहीं खा रहे हो। अभी बाकी। हमारे घरों में क्या होता है, मोस्टली सबके घरों में, पहले हम अपना रोटी सब्जी अच्छे से खाएंगे, हम अपना खाने के बाद का गुड़ भी खाएंगे, उसके बाद हम 2 आम के पीस भी खाएंगे। यहाँ पे आ आपने उसको ज्यादा कर दिया। करेक्ट फ्रूट हमारे हमेशा एक एक्स्ट्रा चीज मानी जाती है, बट करेक्ट मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा नहीं है, फ्रूट इज योर प्योर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट मेरा ब्रेकफास्ट है फ्रूट्स, तो मैंने उसको मील बनाया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑसम ऑसम, ये ग्रेट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, गुड़ पे थोड़ा सा और आना चाहूँगा। गुड़ में जो, गुड़ की भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, खंड भी कहते हैं, शक्कर भी होती है, ब्राउन शुगर भी होती है। तो क्या वो भी प्रोसेस्ड होते हैं या वो भी नेचुरल तरीके से बने होते हैं या उनको खाया जा सकता है? सुन करती हूँ, कोई भी चीज जब हमने, जैसे अब गन्ना है, हम्म गन्ने को आपने जब खाया उसके ओरिजिनल फॉर्म में, हम्म। वो अच्छा है। वो अच्छा उसका है। जूस निकाल के वो प्रोसेस्ड है। वो उसके प्रोसेस। जूस को पका दिया, वो प्रोसेस्ड है। उसके अंदर आ रिफाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे ही जब हम उसको पकाते हैं तो वो, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे, हम्म। या फिर जो उसके रिफाइनमेंट के लिए कुछ डाला, वो प्रोसेस्ड। ऑसम ऑसम। ओरिजिनल फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ चने का। हम्म। काला चना आपको पता होगा, बहुत कॉमन है काला चना। जब करेक्ट। आपने काले चने को काले चने की फॉर्म में खाया, वो नेचुरल। हम्म। काले चने को आपने चना दाल की फॉर्म में खाया, अब क्या हुआ, हाँ। दाल बनाने के लिए क्या करा हमने हमने उसका छिलका उतार दिया, करेक्ट। उसको बीट कर दिया, थोड़ा सुंदर बनाया, क्योंकि छिलका उतारने के प्रोसेस में थोड़े डेंट लगे, तो उसको थोड़ा सुंदर बनाया और वापस से मार्केट में बेचा। द मोमेंट वो चने से चना दाल बना, वो प्रोसेस है। अब चना दाल से उसका आपने बना दिया बेसन, और प्रोसेस्ड। तो मेरे से अगर तो मैं रिकमेंड करूंगी काला चना खाओ, बेसन कम खाओ। समझ गया। ऑसम। जो भी प्रोसेस हो जा रहा है, अगर आप किसी भी फूड के साथ, किसी भी ग्रेन के साथ टेम्परिंग कर रहे हो, तो वो प्रोसेस्ड हो रहा है और उससे आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं रहा। तो तो यही केस क्या चावल के केस में भी होता है? जैसे अगर कहा जाता है, मैंने कई जगह सुना है कि चावल और आटा, गेहूं का आटा और चावल, वाइट चावल, ये नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह पे जो ब्राउन राइस है वो खा लो, और गेहूं के आटे की जगह आप बाजरे की रोटी खा लो और ऐसा कुछ कर लो, तो उससे भी शुगर आपका कंट्रोल रहता है और आपको शुगर नहीं होता है, या आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। क्या ये भी रियलिटी है? मैं आपको बाजरे और गेहूं की तो एक बहुत ही फनी चीज बताती हूँ। देखो, आटे को हम क्यों रिफाइंड और प्रोसेस्ड कह रहे हैं, क्योंकि आटा चक्की में गया। गेहूं जब चक्की में गया तो हमने उसको रिफाइंड और प्रोसेस्ड बोल दिया। बाजरा जब चक्की और प्रोसेस्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ, एग्जैक्टली वो उसको भी तो पीसा जा रहा है। मैं बाजरा भी मना करती हूँ और गेहूं भी मना करती अच्छा। हूँ। मैं कहती हूँ, देखो पहली बात, अब क्वेश्चन आएगा ना कि खाएं क्या फिर, जब आपने बाजरा मना कर दिया, गेहूं मना कर दिया, चावल मना कर दिया। चावल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं खुद रोटी 15 दिन में एक बार खाती हूँ, क्योंकि वो हम पंजाबी हैं, हमें रोटी और पराठे चाहिए, उसके बिना हमारा मन नहीं बनता, दिन नहीं बनता। लेकिन मेरे हिसाब से क्या ज्यादा खाना चाहिए, होल ग्रेन, यानी कि जो भी चीज अपनी नेचुरल फॉर्म। तो मेरा नाश्ता फ्रूट्स का होता है, मेरे लंच में जैसे चना बना। अब देखिए, चना
प्रोसेस तो हो गया, यानी जब वो कुक हो रहा है तो वो प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन कुछ चीजों को करना जरूरी होता है ताकि हम उनको एक तो कंज्यूमेबल बना पाए और मतलब पैलेटेबल बना पाए कि हम उसको खा पाए, और दूसरा उसके न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बढ़ सके। तो मैंने चना खाया, जब मैंने उसको पका के खाया तो मेरे खाने में सिर्फ चना होगा, या चना के कटलेट्स मैं बनाऊंगी, मैं प्रोसेसिंग में मतलब मैं उसका आटा बना के पहले ही इतने प्रोसेसिंग नहीं कर। ओके। और फिर मेरे डिनर में आई प्रेफर सैलेड्स हो जाएंगे, रोस्टेड पोटैटो हो जाएगा, रोस्टेड वेजिटेबल्स हो जाएंगे। तो मेरा ये रहता है कि जितना कम से कम मैं प्रोसेस्ड चीजों को खाऊं उतना वो हेल्दी रहे। सिमिलरली यही मैं सबको एडवाइस भी करती हूँ कि कोशिश करो कि अपनी लाइफ में प्रोसेस जितना कम कर सको उतना अच्छा है। ओके। अब आपने एक पूछा राइस के बारे में। राइस बहुत तरह के होते हैं। सो एक है नॉर्मल वाइट राइस, यानी कि जिसको हमने पॉलिश करा है। एक होता है पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस होता है जिसका छिलका उतारने से पहले ही उसको हम लोग पहले बॉईल कर, यानी कि चावल का छिलका उतारने से पहले उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसका छिलका उतारा जाता है। अच्छा। वो व्हाइट पॉलिश्ड राइस से ज्यादा बेटर होता है, जिसको मार्केट में अधिकतर नाम से गोल्डन सेला के नाम से जाना जाता है। ओके, गोल्डन सेला। ओके। एंड देन ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में होता है छिलका उतारा ही नहीं जाता, लेकिन आजकल मार्केट में बेचने के लिए लोगों ने क्या करा कि ब्राउन राइस को सुंदर दिखाने के लिए उसको भी पॉलिश करना शुरू कर दिया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप ब्राउन राइस खा रहे हो वो अनपॉलिश्ड होना चाहिए, या फिर आप गोल्डन सेला पार बॉइल्ड राइस खाइए, क्योंकि उसके साथ क्या है कि उसके जो छिलके के न्यूट्रिएंट्स हैं, जब उसको बॉईल करते हैं छिलके के साथ तो उसके न्यूट्रिएंट्स उस राइस में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और वो छिलके वाले राइस मिलते हैं मार्केट में, देखा है मैंने, छिलके के हाँ, साथ बिकते हैं वो। वाह, पर ये एक्चुअली सारी कहानी स्वाद की है ना, अगर वो छिलके के साथ इतना टेस्टी नहीं लगता फिर वो। दिस इज़ रियली नाइस, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ये तो हम बात कर रहे थे खाने की, वेजिटेरियन फूड की। ये जो अब अगर हम बात करें नॉनवेज की, मीट की, तो उसमें भी कोई मिथ वर्सेस रियलिटी आती है नॉनवेज में भी? तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर नॉनवेज। एक कुछ लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना इज मोर हेल्दी बिकॉज उससे आपके शुगर्स कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि नॉनवेज में कार्ब्स होता ही नहीं। करेक्ट। एंड देन देयर इज अनदर मिथ कि नॉनवेज खाने से, क्योंकि नॉनवेज में कार्ब्स नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे को हार्म करता है। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आई पर्सनली डोंट ईट नॉनवेज बिकॉज मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। मैं कार्ब्स को मैनेज कर सकती हूँ थ्रू इंसुलिन, बट अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो मैं और डिजीजेस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये एक लॉजिकल एक आंसर है, आई एग्री। ये पर्सनली फॉलो करती हूँ, बट आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो शायद चिकन नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि रोस्टेड चिकन सैलेड ट्वाइस इन अ वीक खा लीजिए। ओके। सो दैट आई इंट्रोड्यूस इट। मतलब हर एक को छोड़ना जरूरी भी नहीं है, बट उसको बैलेंस करके अपनी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। वेरी नाइस। तो ये तो बहुत डिफरेंट तरह के खाने की वैरायटी होगी, उनको उसको पकाने का तरीका होगा, उनको खाने का तरीका भी होगा। अब हम कुकिंग के मेथड पे आते हैं। अगर हम खाने को जिस तरह से बनाते हैं उसका भी काफ़ी रोल होता है क्या हमारे बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए? यस, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। मैं फूड बायोकेमिस्ट्री बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं आज ही किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, उनको आलू खाने का शौक है, और एक मिथ है कि डायबिटिक आलू नहीं खा सकता, डायबिटिक आलू खा सकता है। रियलिटी ये सुनने में आता है कि कोई भी आलू नहीं, किसी को भी आलू नहीं खाना चाहिए, आलू इज नॉट गुड। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि डायबिटिक भी आलू खा सकता है, और आलू के साथ प्रॉब्लम कहाँ आई। आलू बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल था, उसके अंदर अच्छे से पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, रूट वेजिटेबल है, बहुत बेनिफिट्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने आलू को आलू की जगह जैसे खाना चाहिए था उसकी जगह हमने आलू फ्राई बनाए, आलू कटलेट्स बनाए। हम लोगों ने हर चीज आलू, मतलब आलू को जिस फॉर्म में हेल्दी था वो नहीं खाया। तो अब आते हैं इन पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप आलू को छिलके के साथ रोस्ट करके खाएंगे वो आपके लिए हेल्दी है, लेकिन वही आपने आलू को बॉईल करके जब मैश कर दिया तो वो अनहेल्दी है। फर्क क्या हुआ, कुकिंग प्रोसीजर में बताती हूँ। हर खाने में एक स्टार्च होता है, तो स्टार्च जो होता है वो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। उनका स्पीड ऑफ अब्सॉर्प्शन हमारे ब्लड शुगर्स पे इम्पैक्ट करता है। तो जब हमने आलू को मैश कर दिया तो उसके स्टार्च जो है, आप जो उसका स्टार्च का कंपाउंड था
वो ब्रेक हो गया और हमारी बॉडी को इजीली अवेलेबल हो गया फॉर एब्जॉर्प्शन, जिससे वो सडनली ब्लड शुगर को स्पाइक किया। लेकिन अगर मैंने आलू खाया रोस्टेड और छिलके के साथ, तो वहां पे क्या हुआ, छिलके ने, उसके आलू के छिलके ने फाइबर का काम किया, स्टार्च को ब्रेक होने से स्लो किया, जिससे जब वो मेरी बॉडी में स्लोली अब्जॉर्ब हुआ और मेरा वो स्पाइक नहीं आया। तो बस ये खाने का और बनाने का तरीका था ओह, कि कैसे ओके। खाने के बनाने के तरीके ने उसको इम्पैक्ट किया। यानी कि मैं अब मैश्ड पोटेटो नहीं खाती, मैं आलू का पराठा नहीं खाती, मैं रोस्टेड आलू खाती हूँ, तो मेरा होता है रोस्टेड पोटेटो सैलेड। ओके, वाह। मतलब हम बात कर रहे थे नेचुरल फूड की, हम बात कर रहे थे शुगर की, हम बात कर रहे थे गुड़ की, लेकिन खाना बनाने के तरीके का भी जो इम्पैक्ट होता है आपकी सेहत पे, और खाने की पूरी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए पुराने टाइम पे लोग मेरे ख्याल से मिट्टी के बर्तन में पकाते थे खाना, जिससे उसकी क्वालिटी रहती थी। ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि वो आलू फ्राई करके खा रहे, भून के खाते थे आलू भून के आलू की सब्जी बनाई जाती, जो भी तरीके थे। और हमारे अगर हम प्रॉपर हिंदू तरीकों पे जाएं तो वो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ऑब्वियसली ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स अब हम उनको नहीं फॉलो कर पाते। शायद कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल है। जैसे मैं मिट्टी के बर्तन में जब कुछ चीजें बना रहे हैं, हमारे घर में कुछ चीजें मिट्टी के बर्तन में बनती है, और अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, उसमें क्या फर्क होता है, जब आप आंच पे बनाते थे, यानी कि जब आप अंगीठी पे बनाते थे, धीमी आंच पे पकता था, और वो धीरे 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 पकता था, तब उसके न्यूट्रिएंट जो थे वो धीरे 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 खाने में आते। आजकल हम गैस पे पकाते हैं, गैस पे हम आधे घंटे में हमारा पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए हवा में। करेक्ट, महक, थैंक यू सो मच। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो बहुत, ये टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी है कि इसके बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें उतनी कम है, क्योंकि बीमारियां भी इवॉल्व भी होती रहती हैं, और एक्सपर्ट भी इतने आ गए हैं मार्केट में। मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन, पर हर आदमी की एक अपनी ओपिनियन है, हर आदमी के एक अपनी राय है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, या मेरी फैमिली में किसी को ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं किसको अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं, राइट तरीका क्या है किसी को फाइंड आउट करने का, और उसी से रिलेटेड कोई अच्छी बुक या कोई ऐसी वेबसाइट या कुछ भी ऐसा आप बता सकें जहां पे हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो दैट हमारे लिए ईजी हो जाए बीमारी के अगेंस्ट काम करने के लिए। सबसे पहले एक चीज बताऊंगी आपको, टाइप 1 डायबिटीज या कोई भी बीमारी जो हो रही होगी ना, कुछ को प्रिवेंट करने का तरीका है, कुछ को प्रिवेंट करने का तरीका नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ, साइंस की बुक में सबने पढ़ा था 6 मंथ में हमें हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से कोई भी 6 मंथ में फुल बॉडी चेकअप नहीं करा। तो बिफोर कि हम कोई बुक पढ़ें या कुछ पढ़ें, एक रिकमेंडेशन सबके लिए, चाहे आपके बच्चे को डायबिटीज है, नहीं है, कोई बीमारी है या नहीं है, 6 मंथ हेल्थ चेकअप का एक रूटीन रखें इन अ फैमिली, जिसमें आप सारे अपना अपना हेल्थ चेकअप करें। उससे क्या होता है, एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि बॉडी में हो क्या रहा है। एंड अगर आप स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटीज पे जाते हैं, कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी के बच्चे को है और वो उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, या कोई बुक रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो मैं 3 बुक्स रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले मास्टरिंग डायबिटीज, ये बुक बेस है मेरे खाने का, कि मैं कहाँ से क्या खाने का सोचती हूँ, कैसे खाना है, मैं मास्टरिंग डायबिटीज से लेती हूँ। सेकंड बुक है शेरिल की है, शी इज अ डायबिटीज एजुकेटर एंड डाइटिशियन। इन्होंने इंडियन बुक लिखी है ऑन डायबिटीज, उनके बुक का नाम है डायबिटीज सिंप्लीफाइड। वेरी नाइस बुक, ये इंडियन खाने से स्पेसिफिकली बात कर रही है। एंड थर्ड बुक है डॉक्टर बर्नस्टीन की डायबिटीज सॉल्यूशन। उस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट बताए। तो ये 3 बुक बहुत अच्छी हैं, जो मेरा बेस बनी जब मैंने सब कुछ सीखा। ऑफ कोर्स नाउ आई हैव रेड मोर देन 10 प्लस बुक्स, तो बुक्स तो हमेशा कभी भी खत्म नहीं होती, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन डायबिटीज की कोई एंड ही नहीं है। बट दीज 3 बुक्स आर डेफिनेटली द बेस दैट आई कंसीडर। ऑसम,
Awesome. Thank you so much for sharing this information, महक. I'm sure आप लोगों को आज बहुत हेल्प मिली होगी. महक ने सबसे पहले तो मिथ वर्सेस रियलिटी के ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन किया और हमें समझाने की कोशिश की कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे कि आपने सुना शुगर को लेके, गुड़ को लेके या फ्रूट्स को लेके लोगों के मन में डाउट रहता है कि फ्रूट खाएं ना खाएं, शुगर खाएं ना खाएं, सब्जी कौन सी खाएं, कैसे खाएं. तो महक ने इन सारे मिथ को दूर करने की कोशिश की है और साथ में पेरेंट्स को ये रेकमेंड किया कि अगर पॉसिबल हो सके तो सबसे पहली चीज़ ये करिए कि अपने साथ साथ अपने फैमिली के सभी मेंबर का हर 6 महीने बाद एक चेकअप करवाइए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके परिवार की सेहत कैसी है, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है. और साथ में 3 शानदार बुक्स रेकमेंड की. आई होप आप वो बुक्स सर्च करेंगे. अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये बुक्स आपको ज़रूर काम आएंगी. और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा. महक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट इज़ ऑलवेज प्लेजर स्पीकिंग विद यू. उम्मीद करता हूँ मैं फिर से आपसे मिलूँगा और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे डायबिटीज़ के ऊपर. थैंक यू महक. थैंक यू. तो ये थे महक ढींगरा. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. फ़िलहाल के लिए इतना ही. कोशिश करूँगा कि मैं फिर से आऊँ आपके सामने जल्दी से एक नई पर्सनालिटी को लेके. तब तक के लिए देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण. थैंक यू एंड जय हिंद.